करते हैं और पहला क्वेश्चन है ईवीएस का कि भारत के असम राज्य में घर जो है वो किस प्रकार बने होते हैं। तो असम में जो है, भारत का एक स्टेट है असम, जहाँ पे भारी बारिश होती है और उस भारी बारिश के कारण, हैवी रेन के कारण वहाँ के जो घर हैं वो बैम्बू के बांस के बने होते हैं। वहाँ बांस के घर बने होते हैं। सबसे पहली तो ये बात कि ये बांस के घर बने होते हैं, ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं और ऊपर से ये बांस के या बम्बू का वो खंबा या पिलर देकर बना होता है। अंदर से ये घर जो है वो लकड़ी का ही बना होता है। दूसरी एक विशेषता है कि इसकी हाइट जो है वो 3 से 3.5 मीटर होती है। ये जमीन से लेके 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनी होती है और बांस के खंबे का प्रयोग किया जाता है तथा ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इसका कारण है हैवी रेन। जो हैवी रेन है, जो भारी बारिश है, इसके कारण जो असम के जो घर है वो लकड़ी के बने होते हैं तथा धरती से या पृथ्वी से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई में ये घर बने होते हैं। तो आपका ये विशेषता जिस ऑप्शन में है उसके साथ आप चले जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वह कौन सा कीट है जो अपनी मादा को, जो फीमेल पार्टनर है, उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसका सही आंसर है सिल्क वर्म। जो रेशमी कीड़ा है या रेशम का जो कीड़ा है वो अपने फीमेल पार्टनर को या मादा को, स्त्री को बहुत दूर से या कई किलोमीटर दूर से, अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर दूर से वह उस स्मेल से या गंध से पहचान लेता है। इसका सही आंसर है आपका रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा है, सिल्क वर्म भी इसको बोल देते हैं, जिसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं। ये रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को या फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। एक तो ये बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल से बना हुआ उबला टेपुकुआ किस राज्य में खाया जाता है। आपका सही आंसर है केरला। केरला जो है, केरल जिसको आप बोल देते हैं, इस केरल राज्य में नारियल के साथ, नारियल से बना हुआ जो उबला हुआ टेपुकुआ है या नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपुकुआ लोग खाना पसंद करते हैं। आपका सही आंसर है केरल। उसी तरह इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है कि कौन सा ऐसा राज्य है या जगह है जहाँ पे लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वो आपका JNK है। जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ सरसों के तेल में बनी मछली लोग खाना पसंद करते हैं। और केरला में जो है वहाँ लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टेपुकुआ है वो खाना पसंद करते हैं। आपका सही आंसर है केरला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। बांस का एक डंडे के रूप में प्रयोग करके और उसके सहारे जो नृत्य या डांस जो किया जाता है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो इस बम्बू नृत्य को या बम्बू डांस को एक और नाम से जानते हैं चिराव। इसको एक और चिराव नृत्य भी बोलते हैं, जो आपके मिजोरम राज्य में प्रसिद्ध है। मिजोरम राज्य में लोग बैम्बू डांस या चिराव नृत्य करते हैं। आपका सही आंसर है मिजोरम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरांग का अर्थ क्या है। तोरांग जो है, तोरांग इसका अर्थ क्या है। तो तोरांग जो है एक कुड़ुक भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है। झारखंड में एक कुड़ुक भाषा बोली जाती है कि कुड़ुक भाषा के अंतर्गत जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसको तोरांग के नाम से जानते हैं। तो तोरांग का सटीक या शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, जो कुड़ुक भाषा का शब्द है जो झारखंड में प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। जो अरेबियन सी है उससे सटे हुए या उससे लगा हुआ राज्य कौन कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र। केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र। केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है ये आपका अरेबियन सी या अरब सागर से सटा हुआ भारत का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं होली, दीपावली एवं गुरु नानक जयंती कब मनाए जाते हैं। तो ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आपका पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये 3 फेस्टिवल है। ये तो नाम दे दिया है, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 पर्व जो है, त्योहार जो है,
वो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है ये आपके पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की यात्रा करने वाली महिला कौन थी? भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। जो बछेंद्री पाल है ये भारत की पहली महिला है एवं विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है या एवरेस्ट पे यात्रा किया है। ये दिन के 1:07 पे आपको 23 मई 1984 में 1:07 पे दिन में इन्होंने एवरेस्ट पे पहला कदम रखा था, जो उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला थी। उसके साथ ये भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया हो या एवरेस्ट का यात्रा किया हो, और विश्व की 5वीं महिला बनी जिनका जन्म आपको 1954 में उत्तरांचल या उत्तराखंड में हुआ था। तो सही आंसर है बछेंद्री पाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जब आप एनसीईआरटी, ये सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा झूम फार्मिंग के बारे में। झूम फार्मिंग क्या है? झूम कृषि जिसको बोल देते हैं, ये झूम फार्मिंग है क्या? तो एक प्रकार की एक खेती है जिसमें वहां पौधों की जो फसल उगाए जाते हैं उस फसल के कटाई के बाद जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वहां बच जाते हैं या जो खरपतवार वहां बच जाते हैं उनको वहीं उखाड़ करके और फेंका नहीं जाता, बल्कि पुल डाउन करके और वहीं जला दिया जाता है और फिर उसी राख का प्रयोग उसी पर्टिकुलर खेत में किया जाता है। इस प्रकार की जो खेती है या ये जो खेती का स्ट्रक्चर है इसको झूम खेती या झूम फार्मर के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा हुआ है, इसकी विशेषता दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा खेती है जिसमें फसल को कटाई के बाद जो घास पतवार बच जाते हैं उसको वहीं पे पुल आउट करके और जला दिया जाता है और उसके राख को उसी खेत में फिर प्रयोग कर दिया जाता है रसायन के रूप में। वो आपका फार्मिंग है या कृषि है, आपका झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ईवीएस का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं सीडीपी वाले सेक्शन में, जहां से क्वेश्चन कल 4 फरवरी के एग्जाम में आए हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेंगे कि 1-2 शिफ्ट का जो एग्जाम बचा हुआ है, अगर इस सेक्शन से या इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है एडीएचडी से। पहला क्वेश्चन है एडीएचडी, इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का अटेंशन डिसऑर्डर है या ये सब लर्निंग डिसऑर्डर के पार्ट है। ये जो डिसऑर्डर है ये लर्निंग डिसऑर्डर है और अटेंशन डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस प्रकार की कठिनाई से जूझता हुआ बच्चा जो है वो अपना अटेंशन जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बार बार विचलित होता रहता है, उसका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है, एक जगह हुआ कहीं भी टिक करके किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाता। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर है और अटेंशन डिसऑर्डर है। ये जो है एक प्रकार का अटेंशन डिसऑर्डर है। ध्यान भंग होती रहती है या ध्यान को एक जगह पर टिका नहीं पाता, किसी एक चीज पे एक काम पे वो फोकस नहीं कर पाता, इसको एडीएचडी के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन से, जिससे जब से ये सीटेट का एग्जाम शुरू हुआ है 2022-23 सीटेट, उसके हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसको परासंज्ञान बोलते हैं। मेटाकॉग्निशन जो है, मेटाकॉग्निशन है, कॉग्निशन का अर्थ होता है जानना। जितनी आपकी मेंटल प्रोसेस है, ऑल मेंटल प्रोसेस आर कॉल्ड कॉग्निशन। चाहे वो रीजनिंग करना हो, मेमोरी हो, याद रखना हो, चीजों को एनालाइज करना हो, सिंथेसाइज करना हो, दिमाग से जुड़ी हुई हर एक प्रक्रिया आपकी संज्ञान कहलाती है। और मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में, उस पर्टिकुलर काम के बारे में जब अपने ही काम पे आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, पुनः विचार कर पाते हैं, इस प्रक्रिया को हम मेटाकॉग्निशन के नाम से जानते हैं।
इसको कुछ वर्ड से भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कहा जाता है कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी चिंतन के बारे में चिंतन करना है या सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसको बोला जाता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी विचार की हुई चीजों पे पुनः विचार करना, पूरा एनालिसिस करना, रिफ्लेक्ट करना, ये आपका मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान है। आपका नेक्स्ट है पियाजे के स्टडीज से थ्योरी आया है, तो पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो स्विट्जरलैंड के एक कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो 4 स्टेजेस में होती है। आपका पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका 0 से 2 वर्ष है, दूसरा 2 से 6 वर्ष, तीसरा 7 से 11 और 11 से 15। ये पियाजे का मानना है कि एक बच्चा जो है 14-15 साल की उम्र में अपने हायर कॉग्निटिव अचीवमेंट जो है वो ले लेता है या अपने कॉग्निटिव के हायर पोटेंशियल पे वो होता है। 14-15 साल का जो बच्चा है, अब वो अगर ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क करता है, अगर उसका दिमाग सही परवरिश मिली है, सही तरीके से उसका अगर हेरिडिटी काम कर रहा है, तो अब वह दुनिया की तमाम चीजें करेगा हाइपर, इसको बोला जाता है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो शोध है, रिसर्च है, उस प्रकार की थिंकिंग आपकी 14 से 15 साल की उम्र में आ जाती है, ऐसा मानना है पियाजे का। तो स्टेजेस से क्वेश्चन था, तो 4 स्टेजेस है आपका, ये सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अलावा एक बात इन्होंने किया हुआ है स्कीमा का। स्कीमा जो है ये प्रोसेस ऑफ नोइंग है या प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है। दुनिया में जो आप किसी भी चीज को पहचान पाते हैं, दैट मींस कि उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपके ब्रेन में, माइंड में बना हुआ है, जिसकी वजह से आप दुनिया की तमाम चीजों को पहचान पाते हैं, जिसको स्कीमा के नाम से जानते हैं। इस स्कीमा को पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का ये छोटा छोटा पैकेट है। रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, ये रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये कमरा बना हुआ है, जैसे घर में कमरा होता है वैसे ही अपने दिमाग में ये ह्यूमन माइंड है, उसमें कमरा बना हुआ है, जिसमें अलग अलग वस्तुओं के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में इमेज बनी हुई है, जिसके सहारे आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखते हैं और बड़ी जल्दी रैपिडली आप चीजों को पहचान पाते हैं। दैट मींस कि उस वस्तु का स्कीमा आपके दिमाग में बना हुआ है। इसकी बात करते हैं पियाजे। ओवरऑल ये बात करते हैं कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसको एक्सप्लोर करने दे, एक्टिविटी करने दे, और दुनिया के साथ जो इंटरेक्ट करता है उससे वो अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करता है, और बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है। इनका एक कोट भी है कि चाइल्ड इज द एक्टिव एक्सप्लोरर एंड एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, अन्वेषक एवं है, एवं लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चे को आप ज्ञान को अर्जित करने का के लिए एक्सप्लोर करने का मौका दे, एक्टिविटी करने का मौका दे, और बच्चे में वो कैपेबिलिटी है कि बच्चा दुनिया के साथ इंटरेक्ट करेगा और दुनिया की तमाम चीजों को इंटरलाइन नहीं करेगा, बल्कि अपनी समझ का निर्माण करेगा, और उससे जो एक्सप्लोरेशन वो करता है उसे अपने समझ का निर्माण करता है, या एक प्रकार से अपने संज्ञान को बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के थ्योरी से गुड बाय नेचुरल ओरिएंटेशन से एक क्वेश्चन आया है। कोलबर्ग एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया हुआ है। ये पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से कहीं न कहीं प्रभावित थे, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने मॉरलिटी के 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात ये करते हैं। इन नैतिकता 72 बॉयज को इन्होंने सैंपल के रूप में लिया और हैंज नामक व्यक्ति की डिलेमा इन्होंने बच्चों के सामने रखी, और उस बच्चों के उस डिलेमा के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे, उस निर्णय के बेसिस पे इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं मोरालिटी के। तो जो गुड बॉय नेचुरल ओरिएंटेशन है, ये आपका सेकंड लेवल है, कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल है, और आपका तीसरा स्टेज है गुड बॉय नेचुरल ओरिएंटेशन, गुड बॉय और नेचुरल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि बच्चा जब परिवार के सदस्यों के नजरों में, पेरेंट्स के नजर में, सोसाइटी की नजर में अच्छा कहलाने के लिए, एप्रिसिएशन के लिए जब कोई काम करता है, या उसका काम या उसका मोरालिटी अगर
उस लोगों से अप्रिसिएशन के लिए जब बाधित हो या बाध्य हो या उसके बेसिस पे निर्धारित हो, इस प्रकार के जो मोरालिटी है वो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाले स्टेज में होगा। तो ये लेवल दूसरा है और स्टेज तीसरा है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। आपका नेक्स्ट परख से क्वेश्चन है। परख जो है एक स्टैंडर्ड बॉडी है। एनईपी 2020 जो है हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 जो है उसमें एक स्टैंडर्ड बॉडी बनाई गई है जिसको परख के नाम से जानते हैं। ये परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बच्चे का जो ओवरऑल या सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, उसके परफॉर्मेंस पे एनालिसिस कर सके। नाम से ही आपको पता चल रहा है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस। उसके हर एक पक्ष को रिव्यू करे, एनालिसिस करे, हर एक पक्ष को देखे, असेसमेंट का पार्ट बनाए। इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बॉडी बनाई गई है जिसको परख के नाम से जानते हैं। ये आपकी बात करती है 360 डिग्री असेसमेंट की, यानी बच्चे के जीवन के हर एक पक्ष को अपने आकलन का हिस्सा बनाइए। न केवल पेपर पेंसिल का बल्कि खेल कूद का भी, उसके बिहेवियर का भी, उसके अलग एक्टिविटी के जो तमाम तरीके की चीजें एक बच्चा करता है उस सभी को असेसमेंट का या आकलन का पार्ट बनाया जाना चाहिए। तो 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है और अलग से एक बच्चे की ओवरऑल या सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए, रिव्यू करने के लिए एक स्टैंडर्ड बॉडी बनाई गई है एनईपी 2020 में, जिसको हम परख के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 से है कि ये किस मॉडल पे बेस्ड है। तो एनईपी 2020 जो है वो 10+2 मॉडल को निरस्त करके या हटा करके अब 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है। एनईपी 2020 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है। मतलब है कि अब बच्चा जो है, अब ये 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। बच्चा पहले जो है 3 साल में प्लेवे स्कूल में या फिर ईसीसी के अंतर्गत जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में, और फिर जो है 1-2 क्लास में और धीरे धीरे वैसे करके हायर एजुकेशन तक की बात ये करता है। मतलब पहले जो ये 6 से 18 था, अब इसको इस एजुकेशन की जो टाइम पीरियड है वो 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है इस 5+3+3+4 मॉडल के आधार पे, जो एनईपी 2020 जिसकी बात करता है या वकालत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसऑर्डर से। जो अधिगम विकार है उस डिसऑर्डर की बात करता है। तो मुख्य जो लर्निंग डिसऑर्डर है जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या जो आपके लिए जानना जरूरी है, एक है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो आपको रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयां हैं, अक्षर को पहचानने में कठिनाइयां हैं। ये 12 को 21 पढ़ता है, डॉग को गौर पढ़ता है, 100 को वास पढ़ता है। ऐसे बच्चा जो है वो चीजों को उल्टा या रिवर्स पढ़ता है या अक्षरों को पहचानने में एक प्रकार से उसको कठिनाई होती है। तो ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। एक और है आपका इसी से डिस्ग्राफिया। ग्राफ का अर्थ ही होता है लिखना, तो डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे को लिखने में परेशानी होती है, शब्दों को पहचान करना, क्योंकि जब वो पढ़ेगा गलत, रीडिंग डिसऑर्डर में जो है वो पढ़ने में विकार है, लेकिन यहाँ डिस्ग्राफिया जो है वो स्पेशली लिखने पे ज्यादा जोर देता है, क्योंकि ग्राफ का मतलब है अर्थ है लिखना। और जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, वैसे में बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। वह शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, स्क्रीनिंग करते रहता है, कोई आकार नहीं दे पाता है। तमाम तरीके की जो राइटिंग डिसऑर्डर हो सकती है वो आपकी डिस्ग्राफिया में होती है। एक है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया जो है वो आपका कैलकुलेशन डिसऑर्डर है। इस तरीके की बच्चा जो है वो गणित में कमजोर होता है या कैलकुलेशन में कमजोर होता है। डिस्कैलकुलिया जो है वो तो आपका कैलकुलेशन डिसऑर्डर है या मैथमेटिक डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं। कैलकुलेशन डिसऑर्डर है। इस बच्चे को गणना में या गणितीकरण में, मैथ में ऐसे बच्चे को क्राइसिस या संकट होता है, एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है, परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है विकास, वृद्धि और विकास बोल देते हैं। तो ये ग्रोथ जो है ये एक छोटा सा पार्ट है। ये पूरा
डेवलपमेंट जो है आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव सेस एक टर्म है अपने आप में, और ग्रोथ जो है इसका हिस्सा है। चार मुख्य ब्रॉड टर्म है आपके जो डेवलपमेंट है, विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। फिर मॉरल डेवलपमेंट, आपके सोशल, इमोशनल और मॉरल एक ही साथ कंबाइंड रूप में हो जाते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। एक व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर के और एक निश्चित समय तक जो शारीरिक पक्ष में उसके जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन आपके ग्रोथ के अंतर्गत या वृद्धि के अंतर्गत काउंट होता है। तो डेवलपमेंट बराबर कहा जाता है, एक इक्वेशन है H × E यानी हेरिडिटी × एनवायरनमेंट। और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो आपका ग्रॉस डेवलपमेंट भी, फिजिकल एस्पेक्ट भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, मॉरल भी और इमोशनल भी। लेकिन ग्रोथ जो है, विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है। डेवलपमेंट का मतलब है हेरिडिटी, जो प्रॉपर्टी, जो गुण आपने अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लाया है वो चीज। हेरिडिटी का मतलब ही है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का अर्थ है कि क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों के माध्यम से अपने पूर्वजों से अर्जित की गई योग्यता या एक प्रकार की आप कह सकते हैं गुण। और इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण, जहां आप रहते हैं, जो आप समाज में रहते हैं, जैसी भाषा सुनते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं उसका प्रभाव। तो विकास जो है इस दोनों का इक्वेशन है, मल्टीप्लाई है। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन से लास्ट आपका एक टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका अर्थ होता है एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए शिक्षा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, न कास्ट के बेसिस पे, न जेंडर के बेसिस पे, न इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डेफिशिएंसी के, आप किसी को भी किसी भी आधार पे एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जिस बच्चे की जिस प्रकार की नीड होगी उस जरूरत को समझते हुए उस तरीके की एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी। एक क्लासरूम है जहाँ फिजिकल डिसेबल्ड भी है, हेयरिंग इंपेयरमेंट भी है, आपके विजुअल इंपेयरमेंट भी है और सामान्य बच्चा है। जब सभी एक साथ एक कक्षा में अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार पढ़ रहे हैं और उस जरूरत को शिक्षक समझ रहा है और उस जरूरत को पूरा कर रहा है, उस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यानी समावेशी शिक्षा। इसके साथ ये क्वेश्चन वाला सीरीज जो है वो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इतना एमिनेंट चैप्टर टॉपिक वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।